रात का बचा खाना। पूजा की शादी को बस 10 ही दिन बचे थे और उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है, लेकिन उसको किचन का काम करना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन पूजा से किचन में चाय गैस पर गिर जाती है। हे भगवान, शादी को बस 10 दिन बचे हैं और तुझे चाय भी ढंग से बनाने नहीं आती। अरे माँ, चाय बन तो गई थी, वो तो कब से निकालते वक्त थोड़ी सी चाय गिर गई। इतनी सी बात है बस। इतनी सी बात लग रही है तुझे? ससुराल में इतनी सी बात पर मेरी परवरिश पर उंगलियां उठ जाएगी। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हो। आप क्या कर दिया मेरी प्यारी ननद ने? ये और प्यारी ननद, काम धंधा तो इससे कुछ होता नहीं, घर का बस बहस करवा लो। देखो ना भाभी, बस थोड़ी सी चाय गिर गई तो माँ एकदम बवाल कर रही है। बस 10 दिन बचे तेरी शादी में, ससुराल में सब क्या कहेंगे कि बहू को चाय छानना भी सही से नहीं आता। पूजा नाराज होकर किचन से चली जाती है। अब विनीता अपनी सारी परेशानी अपनी बहू आरती को बताती है। फिर आरती अपनी सास की बात समझते हुए उससे कहती है, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? खाना बनाने का भी एक मंत्र होता है। अच्छा, सच में? मैं तो 30 साल से खाना बना रही हूँ भाई, मुझे तो आज तक किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। खैर तू बता भी, ऐसा कौन सा मंत्र है? माँ जी, किचन का मंत्र है आलू प्याज टमाटर। आलू प्याज टमाटर? अरे बहू, ये सब्जियां हैं, इसमें मंत्र कहाँ है? माँ जी, यही तो मंत्र है। हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर की जरूरत पड़ती है। आप ही बता दो, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें आलू प्याज या टमाटर ना पड़ता हो? कह तो सही रही है बहू। वही तो माँ जी, मैं तो कहती हूँ हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर पड़ता है। आप तो बस ननद जी को यही समझा दो कि हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर डालकर अच्छे से छौंका मारते, फिर देखना उसके ससुराल में सब कैसे इंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब विनीता अपनी बहू की समझाई हुई बात अपनी बेटी पूजा को पूरे तरीके से अच्छे से समझा देती है। अच्छे से समझ गई ना तू? आलू प्याज टमाटर का जादू, बस यही है रसोई का जादू। इसी को सीख ले, फिर अपने ससुराल में किचन की क्वीन बन जाएगी तू। अरे माँ, ये तो बहुत आसान है। अब तुम देखना, तुम्हारी बेटी ससुराल में कैसे तुम्हारी वाहवाही करवाएगी। पूजा की शादी गौरव के साथ धूमधाम से हो गई थी। बैंड बाजी, रिश्तेदारों की भीड़ और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। पूजा अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ भी उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। घर को रंग बिरंगे लाइट और फूलों से सजाया गया था। उसकी सास रामेश्वरी ने अपने हाथों से पूजा की आरती उतारी और फिर उसने ससुराल में कदम रखा। आओ बहू, सबसे पहले अपने ये शुभ कदम घर के अंदर रखो। तुम यहाँ लक्ष्मी बनकर आई हो। माँ, पूजा को तो सच में लक्ष्मी मान लिया आपने। बहू, अब ये घर तुम्हारा ही है, जैसे मन चाहे वैसे रहो, बस सबको प्यार और सम्मान देना। अरे रामलाल, प्यार की चिंता मत कर, बहू के हाथ की पहली रसोई खाकर तेरा प्यार अपने आप उमड़ पड़ेगा। और हम जैसे दोस्तों के लिए भी कुछ स्पेशल बनाना भाभी जी। सभी ठहाके लगाते हैं। पूजा शर्मा जाती है। ससुराल में पूजा का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। उसकी भोली सूरत देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अगले ही दिन पूजा की पहली रसोई की रस्म थी। रामेश्वरी ने उससे कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबके लिए मजेदार और मीठी खीर बनाना। जी माँ जी। बहू, ये रहा किचन, कोई चीज ना मिले तो मुझे आवाज लगा देना। नहीं माँ जी, अब से मुझे ही तो किचन संभालना है, मैं ढूंढ लूंगी। शाबाश बहू, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी होशियार है। अब तेरे होते हुए मुझे किचन की कोई चिंता नहीं है। पूजा खुश होकर किचन के काम में लगी। तभी उसे अपनी भाभी आरती का दिया हुआ मंत्र याद आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे खीर में आलू प्याज और टमाटर डाल दिए। फिर उसने खीर को अच्छे से पकाया और बड़े ही गर्व से सबको परोस दी। लेकिन जैसे ही सबने खीर चखी, हर किसी का चेहरा उतर गया। हे भगवान, बहू, ये किस तरह की खीर बनाई है तूने? इसमें ये सब्जियों का स्वाद क्यों आ रहा? पूजा, खीर में प्याज टमाटर डाला है क्या? अरे रामलाल, तू तो कह रहा था बहू के हाथ की खीर में प्यार मिलेगा, यहाँ तो पूरा सब्जी मंडी मिली बड़ी है। अरे भाई, ये कौन सी रेसिपी है? मैंने तो पहले बार खीर में आलू प्याज टमाटर देखे। बहू, ये क्या ड्रामा है? तुम्हें तो पहले रसोई में ही नाक कटवा दिया हमारी। पूजा सबकी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसने सोचा था कि आलू प्याज टमाटर डालने से उसकी खीर सबको पसंद आएगी, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या गलती हो गई है, तो उसने अपने आप को संभाला और अपनी बात रखी। माँ जी, ये नई रेसिपी है, आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी।
मैंने खास आपके लिए ये बनाना सीखा है। अरे खीर में आलू प्याज टमाटर? बहू ये कौन सिखा गया है तुझे? अरे भाभी ने तो बताया था कि हर डिश में आलू प्याज टमाटर डालो तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। वाह, पूजा ने गलती तो की है लेकिन उसके मन में प्यार था। अब जाने दो इस बात को। ओहो, देखो तो इस लड़के को, शादी के दूसरे दिन ही पत्नी की तरफदारी में लग गया। अरे तो क्या हुआ, पत्नी मेरी है तो तरफदारी मैं ही करूंगा ना। ठीक है, पहली रसोई थी, अगली बार ध्यान रखना। खीर में सिर्फ मेवे और चीनी डालनी है, आलू प्याज टमाटर नहीं। जी माँ जी, मैं समझ गई। पूजा ने अपनी गलती नहीं मानी, उसने बस बात को टाल दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे प्यार से समझा दिया। अब रिश्तेदारों के जाते ही घर में फिर से रोजमर्रा की रूटीन शुरू हो गई। पूजा भी अपने काम में लग गई। वो चाहे कोई भी सब्जी बनाए, उसमें बिना आलू प्याज टमाटर डाले उसे चैन नहीं आता था। घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते, मगर पूजा अपनी बात पर अड़ी रहती। एक दिन रामलाल का दोस्त किशोरी लाल उससे मिलने उसके घर आता है। अरे वाह वाह किशोरी, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ, क्या बात है भाई? अच्छा, तो मुझे तेरे घर पर आने के लिए तुझे पहले से बताना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। आजा बैठ जा, चाय पीता। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, मैं तो बहू के हाथ का खाना खाने आया हूँ, क्योंकि तू को मुझे बुलाएगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही चला जाऊँ और बहू के हाथ के खाने का जायका लेकर आऊँ। अच्छा, तो इसलिए आया है तू? चल कोई बात नहीं, आज शाम को घर पर आना, तब मैं तेरी दावत करूंगा। वाह, तो फिर कटहल की सब्जी बनवाना यार, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। बिल्कुल, बहू से कहता हूँ कटहल की सब्जी ही बनाएगी। अब शाम के लिए रामलाल विनीता को बता देता है कि बहू से कह देना कटहल की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर रखिए, आज मेरा दोस्त शाम को खाने पर आने वाला है। अब पूजा शाम के खाने में कटहल की सब्जी में आलू प्याज टमाटर डालकर अच्छे से छौंका मारकर बनाती है। आज तो ऐसा कटहल बनाऊंगी कि सब बस उंगलियां चाटते रह जाएंगी। शाम को अब सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। किशोरी लाल बहुत बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहा था। तभी पूजा सबके सामने कटहल की सब्जी परोसती है। अरे ये क्या रामलाल? क्या हुआ किशोरी? अरे भाई रामलाल, ये कटहल की सब्जी है या आलू प्याज टमाटर की? अब क्या बहू, तुमने कटहल में भी आलू प्याज टमाटर डाल दिया? हाँ माँ जी, आलू प्याज टमाटर से सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। देखना, अभी आप सब ना उंगलियां चाटते हुए खाना खाएंगे। मतलब बहू हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर डाल ही देती है। अरे वाह, तब तो रामलाल तुझे आलू प्याज टमाटर की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। किशोरी लाल बिना खाना खाए हुए टेबल से उठता है और हंसते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। रामलाल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर रामेश्वरी पूजा को डांटने लगती है। अरे बहू, हर सब्जी में आलू प्याज टमाटर डालना जरूरी नहीं होता, कुछ सब्जियों का अपना अलग स्वाद होता है। माँ जी, असली स्वाद तो यहीं से आता है। आलू प्याज टमाटर नहीं होगी तो सब्जी में जान कैसे आएगी? अरे लेकिन कटहल में आलू डालना, ये तो मैंने कभी कहीं नहीं सुना। माँ जी, आपको क्या पता, मेरी भाभी कहती है अगर सब्जी में स्वाद चाहिए तो आलू प्याज टमाटर से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन हर सब्जी की अपनी अलग पहचान होती है पूजा। पहचान से क्या करना माँ जी, पेट भरना चाहिए ना और स्वाद आना चाहिए बस। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई समझ चुका था कि पूजा किसी की नहीं सुनेगी। अगले दिन पूजा बाजार जाने के लिए घर से निकली और वो जैसे ही मार्केट में पहुंची, दुकानदार ने उसके लिए पहले से 10-10 किलो आलू प्याज टमाटर पैक करके रखे थे। ये देखकर पूजा आश्चर्य से बोली, अरे भैया ये क्या, मैंने तो आपको सब्जी बताई भी नहीं और आपने पहले से ही सब्जियां पैक करके रखी है। अरे भाभी जी, इसमें पूछना कैसा, आप यहाँ महीनों से सब्जियां लेने आ रही है, मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा यही सब्जियां ले जाती है, इसलिए मैंने आपको आते देखकर पहले से इनको पैक कर दिया। ठीक है, लाइए भैया और ये लीजिए पैसा। अगले दिन पूजा गौरव को उसके ऑफिस के लिए पराठे बनाकर देती है। गौरव बहुत खुश होता है, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस में पराठे खाने के लिए टिफिन से निकालता है तो उसके सारे दोस्त पराठे देखकर हंसने लगते हैं। अरे वाह यार गौरव, भाभी जी ने तो आज तुझे बहुत प्यार से पराठे बना कर दिया, लेकिन सच बताओ मैंने आलू प्याज और टमाटर के पराठे एक साथ कहीं नहीं देखा। अरे अब देख लेना, हमारी भाभी जी ने कितने प्यार से गौरव के लिए पराठे भेजे। अरे सब चुपचाप खाने दे यार। तुम्हें पता है मेरी बीवी बहुत बढ़िया खाना बनाती है,
सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, सच में भाई? तो फिर कभी हमें भी अपने घर पर खाने के लिए बुला ले। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आज शाम को तुम लोग आ जाओ मेरे घर पर खाना खाने के लिए। ठीक है भाई, तो कुछ अच्छा सा बनवा के रखना, हम आज शाम को तेरे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आ जाना। अब जल्दी से घर पहुंचकर गौरव पूजा को बता देता है कि उसके 2 दोस्त रात को खाने पर आने वाले हैं, तो उनके लिए हलवा बनाकर तैयार रखना। ये बात जैसे ही पूजा को पता चलती है, वो मेहनत से हलवा पूड़ी बनाने में लग जाती है। रात में अजय और रोहन खाने के लिए गौरव के घर पहुंचते हैं। जब वो सबके सामने हलवे का कटोरा लेकर आई और जैसे ही सबको हलवा परोसा, तो माहौल कुछ अजीब हो गया। गौरव भाई, ये क्या खिला रहे हो? हलवे में आलू प्याज टमाटर। और ये तो पहला हलवा जिसमें सब्जी भी है। पूजा, ये क्या बना दिया तुमने? क्या हुआ? सब्जियों से हलवा और भी हेल्दी बनता है ना? अरे वाह। एक्साइटेड थी, पर घर में किसी बैचलर्स की पार्टी हो तो उससे ज्यादा बाकी सब एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा हुआ था जिससे नंदिनी चिढ़कर अपनी माँ के पास आती है। बैचलर्स मेरी है मम्मी, निधि की नहीं। वो क्यों इतना सज धज कर तैयार हो रही है? और मैंने कहा था कि सिर्फ मैं ब्लैक पहनूंगी, बाकी सबको पिंक ड्रेस पहनी है। यहाँ मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई और निधि मैडम ब्लैक ड्रेस पहनकर खड़ी होगी, वो भी 1 पीस में। ऐसे तो फूफा जी बड़े स्ट्रिक्ट बनते हैं, अब उन्हें दिक्कत नहीं है। मैंने बैकलेस क्या पहन लिया था, तमाशा कर दिया था उन्होंने, और अपनी बेटी के वक्त मुंह पर ताले झड़ जाते हैं इन लोगों के। अरे बेटा, तू क्यों रो रही है? अब दीदी की बेटी को मैं सामने से जाकर कपड़े बदलने को बोलूंगी तो वो बदलेगी थोड़ी ना। ऊपर से दीदी नाराज हो जाएगी सो अलग। इन लोगों को तो माहौल खराब करने का बहाना चाहिए बेटा। मैं नहीं चाहती तेरी शादी में कोई ड्रामा हो। कैमरामैन को कह देंगे निधि की फोटो ही ना ले। अब ठीक है ना? आज तक बुआ जी ने हमारे लिए किया ही क्या है मम्मी? पता नहीं क्या चूल थी पापा को उन्हें बुलाने की। बेकार में ही ऑफिस से एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर मैंने बैचलर्स रखी। करना ही नहीं चाहिए था बैचलर्स। छोड़ो, अब किया भी क्या जा सकता है। अब ये मेरे मेकअप का प्रोडक्ट अपने अलमारी में अच्छे से लॉक करके रख दो, बड़े महंगे हैं, ये भी कोई चुपचाप उठा ना ले। ये कहकर नंदिनी अपनी माँ के कमरे से बाहर चली जाती है और दे जाती है ममता को टेंशन। इतनी सी बात से नंदिनी को चिढ़न लग रही है। शादी के बाद तो ऐसी कितनी चीज झेलनी पड़ेगी, पता नहीं कैसे मेरी बेटी वहां एडजस्ट होगी। एक रात बाद थी नंदिनी की शादी, बस एक रात। इसके बाद नंदिनी का सरनेम हमेशा के लिए चेंज होने वाला था। पार्टी के बाद बालकनी में खड़ी अपनी जुल्फों को अपनी उंगलियों से घुमाती हुई नंदिनी अपने होने वाले पति करण से बातें कर रही थी। इट फील्स लाइक अ ड्रीम करण, मुझे हमेशा से स्विट्जरलैंड जाना था। इससे बेटर सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकता था। थैंक यू। पर प्रॉब्लम ये कि समझ में नहीं आ रहा ऑफिस में बॉस को कहूंगी क्या। पहले ही शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी ली है, फिर हनीमून के लिए 5 दिन की लेनी होगी। अरे मैं तो हूं ना, अब क्या जरूरत है ऑफिस जाने की। एक मिनट, ये क्या कहा आपने? ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है ना कि मैं जॉब करूंगी, फिर से आप ये सब कह रहे हो? अरे मुझे लगा तुम्हें हैरेसमेंट हो जाएगी इसलिए कहा बेबी। छुट्टी ले लो, मतलब कि इस जॉब को छोड़कर 1 महीने का ब्रेक ले लो, फिर दूसरा ज्वाइन कर लेना। देखो मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी लाइफ है, तुम बिल्कुल जॉब करो। नहीं करण, आई थिंक मैं ज्यादा चिढ़ गई हूँ। मुझे ना बेकार के ड्रामे पसंद नहीं है और यहाँ रिलेटिव्स को झेलना पड़ रहा है। मेरी कजिन्स इतनी उंगलीबाज है कि क्या कहूँ। जल्दी से शादी हो और ये लोग अपने घर जाएं और मैं अपने घर आ जाऊं, फिर जाकर कहीं आराम मिलेगा मुझे। हाँ, मेरी बाहों में जाना। क्या तुम भी ना। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका पिछले 6 महीने से नंदिनी और करण को इंतजार था। उनकी शादी का दिन अच्छी तरह सब कुछ संपन्न हो जाता है और विदा होकर नंदिनी अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद नंदिनी घर के सभी बड़ों के पैर छूने लगती है। अरे भाभी, इस घर में अभी नहीं तो भी 40 लोग हैं। सभी के पैर छूने जाएंगे आप तो रात के 2 तो इसी में बच जाएंगे। फिर हम ननद देवर ने जो प्लानिंग की है वो गेम्स कैसे होंगी? तूने घर की सबसे बड़ी दादी माँ के पैर छू लिए ना बहू, हम सबका उसी में हो गया। कितने लोगों के पैर छुएगी? अरे कमर रखकर जाएगी तेरी ननद की बात भी सही है। तू बच्चों के साथ जा, इनके मन का भी कर ले जरा। 15 दिन से इन गेम्स के प्लानिंग में लगे पड़े थे सब। जी मामी जी। देख लेना नंदिनी, दूध से अंगूठी मैं ही निकालूंगा और पूरी लाइफ तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अच्छा, देख लेंगे।
टेबल पर रखा जाता है एक बड़ा सा दूध से भरा हुआ बर्तन, जिसमें अंगूठियां डाली जाती है और अंगूठी ढूंढने का गेम शुरू होता है। भैया, तुम्हें ये अंगूठी पहले ढूंढनी होगी, देख लो। अगर भाभी ने बाजी मार ली तो पूरी जिंदगी गुलामी करते रहना। मिल गई अंगूठी मुझे। बहू ने निकाली है अंगूठी। अब देख ले कौशल्या, कदम पीछे करने में ही फायदा है। कहीं कल से पराठे तुझे ना बेलने पड़ जाए। अरे ऐसे कैसे? पराठे खुद ही बेलने के लिए बहू को लेकर आई थी क्या मैं? अरे तब तो बहू के पास नौकरी नाम के बहाना भी है। नौकरी करेगी तो गर्मा गर्म रोटियां कैसे खिलाएगी? तो मैंने कहा कि मुझे गरम गरम रोटी खानी है। अरे खा लूंगी ठंडी रोटियां, खाना खुद गरम करके परोस भी लूंगी, पर खाना बनाएगी तो बहू। अंगूठी बहू ने निकाली है अपने पति के सामने। अगर मेरे साथ ये गेम हुआ होता ना तो अंगूठी मैं ही निकालती। कच्ची गोलियां नहीं खेली है कौशल्या ने सुषमा। वहां बैठी नंदिनी ये सब सुन रही थी और खून के घूंट पी रही थी। बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है अब हमें सोना चाहिए। कल मेहमानों को भी तो निकलना होगा ना मम्मी जी, और हम सब तो जवान हैं, दिक्कत तो बुजुर्गों को होगी, उनको प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए ना। अंगूठी ढूंढने की रस्म को खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदिनी और करण भी अपने कमरे में आ जाते हैं। फाइनली हमें पर्सनल स्पेस मिल ही गया। तो अब तुम्हें सोना चाहिए। मुझे भी बहुत थकान हो गई है। मैं जरा बालकनी में हवा खाने जा रही हूँ, सो जाओ तुम। और रात के 2:30 बजे नंदिनी अपनी माँ को कॉल लगाती है। अपनी बेटी का फोन आता देख ममता घबरा जाती है। इतनी रात गए फोन किया बेटा, सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? देख बेटा, जरा एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अरे मम्मी, यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 घंटे नहीं हुए मुझे, और खाने की बातें शुरू कर दी इन लोगों ने। अरे तुम मत सुन। सासों को ना जरा ये रहता है, बेटों को जन्म देने के बाद पता नहीं ये खुद को क्या समझने लग जाती हैं, और बहू आने के बाद तो फिर पूछ ही मत। और ऐसे में इतने लोगों के सामने समधन जी अपनी इंसल्ट तो करवा नहीं लेती। लोगों के सामने चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना पड़ता है बेटा। और तुझे क्या है, तू भी सीधी गाय बन जाया कर। एक कौशल्या जी का ही परिवार था जो अपनी बहू को शादी के बाद भी काम करवाने को राजी हुआ था, वरना कोई राजी हो ही कहाँ रहा था बेटा। ऐसे छोटी छोटी बात पर ना मुझे फोन मत किया कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर चीजों को मैनेज तो तुझे करना ही पड़ेगा। अपनी माँ से बात करने के बाद नंदिनी सो जाती है। सुबह 8 बजे उसकी ननद प्रीति उसे जगाने आती है। अरे भाभी उठ जाओ, आप तो ऑफिस जाने वालियों में से हो, आपको तो सुबह उठने की आदत होगी ना? बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, सुबह जागने की आदत तो है, पर हर रोज शादी करने की नहीं है ना। खैर, आप यहाँ कुछ जरूरत थी क्या? नहीं भाभी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको जगाने आई थी। आज रात की आपकी फ्लाइट है, तो इसलिए मौसी जी कह रही थी कि आज ही रसोई पूजन कर लीजिए। एक बार आपकी पहली रसोई की रस्म हो जाए ना, फिर आप हनीमून से लौटने के बाद आराम से किचन में आना जाना कर पाएंगी। वरना उस वक्त फिर से पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, मेहमानों को इनवाइट करना पड़ेगा। अरे नहीं, फिर से सबको बुलाना होगा तो उनके आने जाने का खर्चा भी दो, और ज्यादा खर्च मैं अब बेयर नहीं कर सकता। आज ही कर लो पहली रसोई की रस्म नंदिनी। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दो दीदी, मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। लाल रंग की चटकदार साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, हाथों में चूड़ा पहनकर, नई नवेली बहू की तरह सज धज कर नंदिनी अपने कमरे से बाहर आती है। तेरे ससुर के पक्ष के रिश्तेदार तो चले गए बहू, पर सास के पक्ष के तो यही है। तो खाना ऐसा बनाना कि दोबारा आने का मन हो, फिर जहाँ भी हम जाएं तेरी तारीफ करेंगे। मेरे मायके वालों ने सिर्फ मुझे बाहर का काम नहीं सिखाया मौसी जी, घर के अंदर का काम भी उतनी ही बखूबी से जानती हूँ मैं। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अपनी सास की नाक कटने नहीं दूंगी मैं। यह हुई ना बात, देख लिया दीदी, बेस्ट बहू चुनकर लाई हूं मैं। नंदिनी समझ चुकी थी, अब तो शादी हो चुकी है, टेढ़ा बोलने से सिचुएशन खराब ही होगी, इसलिए उसने चीजों को संभालने पर ज्यादा फोकस किया। नंदिनी किचन में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पूरियां तलती है, दूसरी तरफ छोले बनाने चढ़ा देती है। काम नहीं करूंगी तो मम्मी जी मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी और मेहमानों को बोलने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में मेरे और करण के बीच सब खराब हो जाएगा। मम्मी ने ये बात तो ठीक ही कही कि मेहमानों के सामने तो घर की इज्जत रखनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो इन लोगों ने प्रेशर बनाकर रखा है उनके सर पर। इमेज कॉन्शियस हो रही है बेचारी, बट डोंट वरी मम्मी जी, ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगे सबको कि सभी तारीफ करते हुए जाएंगे, आपकी भी और आपकी बहू की भी।
गर्मा गर्म पूरियां छोले बनाकर नंदिनी तैयार कर लेती है और मार्केट से रसगुल्ले मंगवाकर उसे प्लेट में रखकर प्लेट को कंप्लीट कर सभी को खाने के लिए परोस देती है। वाह वाह वाह, क्या डिश चुनी है तूने, छोले पूरियां। ये तो भारतीयों के दिल में बसने वाली डिश है। आज तो खुश कर दिया तूने मुझे, सिर्फ पेट ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो गई मेरी आज। ये कहते हुए संतोष अपनी उंगली की अंगूठी उतारकर अपनी बहू की हथेली पर रख देता है। क्या बात है जीजा जी, सब कुछ आज ही लुटा देंगे क्या बहू पर? एक बार आप ठन ठन गोपाल हो जाए ना, फिर कोई पूछने भी नहीं आएगा। और बहू तू पहली रसोई बनाई थी तूने, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि प्लेट में जो मीठा रखो वो खुद ही बनाओ। मीठा भी आपकी बहू ने खुद ही बनाया मौसी जी, खाकर नहीं लगता ना घर पर बनाया। बुरा मत मानना नंदिनी, ये तो तुम्हारी तारीफ ही हुई। और अपनी बीवी को आंख मारता हुआ करण इस बात को संभाल लेता है। मेहमानों को विदा कर करण और नंदिनी हनीमून के लिए निकल जाते हैं और 5 दिन बाद वापस लौटते हैं। छुट्टियों के बाद ऑफिस जाना किसी टेंशन से कम नहीं होता। मेरी फाइल ही नहीं मिल रही करण, ऊपर से नाश्ते की तैयारी करनी है, कैसे होगा सब? अरे सब हो जाएगा, टेंशन क्यों लेती हो? मैं फाइल ढूंढ देता हूँ, तुम बाकी काम देख लो। और हाँ, खाने का प्रेशर ज्यादा मत लो, मम्मी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वो तो मुझे लगता है आए गए मेहमानों ने उनके कान भर दिए, वरना मेरी माँ ऐसी नहीं है। नंदिनी किचन में जाती है और नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है। तुम कुछ काम तो नहीं कर रही हो प्रीति? जरा जाओ अपनी भाभी की किचन में मदद कर दो, उससे भी तो ऑफिस निकलना होगा। प्रीति जैसे ही किचन की ओर जाने लगती है, दरवाजे पर सुषमा आ जाती है। यही तो बात है ना बेटा, भाभी के आते ही सब कुछ ऐसे बदल जाता है कि क्या कहें। पहले तो मैं जब आती थी तो पढ़ाई करती रहती थी, अब कहाँ पढ़ पाएगी तू? अब तो रसोई भी संभालनी होगी तुझे, खास करके दोपहर के वक्त जब बहू घर पर नहीं होगी। तू तो बड़ा कहती थी कौशल्या अपनी बहू को कंट्रोल में रखेगी, निकल गई ना एकड़ी। क्या जरूरत थी नौकरी चाकरी वाली बहू लाने की? तुम्हें रसोई में किसने जाने को बोला प्रीति? तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के लिए सुबह उठती हो ना, जाओ पढ़ाई करो। और तुझे किसने कह दिया सुषमा कि मेरी बहू दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करेगी? नंदिनी दोपहर का खाना बनाकर जाएगी और रात को ऑफिस से आने के बाद रात का खाना भी बनाएगी। ये सब रसोई में नंदिनी सुन रही थी। ये लो, पति कहता है खाने की टेंशन मत लो, और यहाँ रात को आने के बाद मुझे खाना बनाना है, इसकी डिस्कशन भी शुरू हो गई। अब नाश्ता बनाओ, मेरे और करण की टिफिन बनाओ, या दोपहर का खाना बनाओ। कितना कुछ है करने को। जल्दी जल्दी नंदिनी नाश्ता बनाती है, अपना और करण का टिफिन पैक करती है। खाना परोसने की जरूरत नहीं है नंदिनी, मम्मी ने कहा ना खाना सब खुद ले लेंगे। ऑफिस के लिए तुम्हें देर हो रही होगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नंदिनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को 7 बजे थकी हारी अपने घर लौटती है। चलो फाइनली आज का काम तो खत्म हुआ। जैसी ही नंदिनी ये कहती है, कौशल्या कहती है, बड़ी थकावट हो गई ना बहू, एक बार काम से छुट्टी मिल जाए और फिर काम दोबारा से शुरू करना पड़े ना तो मेहनत ज्यादा लगती है। या तो आराम से आधे घंटे कमर सीधी कर ले, फिर रात के खाने की तैयारी कर लेना। करेले की सब्जी खा लेगी ना तू प्रीति, या कुछ और बनवा दो? ओफो, मैं तो भूल ही गई थी, घर पहुंचकर भी यहाँ काम ही करना है। आधे घंटे रेस्ट करने